देखो सबसे पहले प्यूरिटिक रैश है, दूसरा क्या है हमारे पास रेस्ड क्रट है एंड बर्निंग फेट हैंड एंड फीट सेंसेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हिनोज कॉनलिन्स परप्यूरा है, ठीक है। ट्राइएड इसके अंदर एब्डोमिनल पेन है, प्यूरिटिक रैश है, और तीसरा क्या था, तीसरा हमारे पास क्या था, प्यूराइटिस था, और एक तो एब्डोमिनल पेन था, और तीसरा रेस्ड क्रट्स थे। क्लासिक ट्राइएड ऑफ हिनोज कॉनलिन्स परप्यूरा। ओके, अगला आ जाओ जी, 111 MCQ। हाइपरकैलीमिया अकर्स ड्यू टू एक्यूट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, ठीक है। हाइपरकैलीमिया कब होता है, इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। The next is after strenuous exercise, blood venous volume is maintained by raised renin, ठीक है, increased renin. Right and left subphrenic space is divided by तो falciparum ligament. Patient presented in ER with bee sting, तो what will be raised, तो ये क्या हो जाएगा, eosinophilia, ठीक है। आप purified protein derivative tuberculin test is done to a patient after 40 hours. 15 mm erythema is noticed. Cells responsible for the erythema is, तो ये हमारे पास क्या है, हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है। हेल्पर सेल्स CD4 सेल्स एंड मैक्रोफेजेस जो है वो रेस्ड मिलेंगे, जिनकी वजह से यहाँ पे क्या है, एरिथमा हो गया है। नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू हेपरिन सल्फेट, ठीक है। ये जो हमारे पास हेपरिन सल्फेट की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अगला है कि प्रोटीन डस नॉट फिल्टर इनटू द ग्लोमेरुलाई ड्यू टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसकी वजह से प्रोटीन्स फिल्टर आउट नहीं होते। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल इज, proximal convoluted tubule has a brush border appearance, clear है। after doing surgery while doing surgery splenic vessel needs to be ligated, they are present in which ligament, तो ये आप याद रखो, लाइनोलिनल लिगामेंट में splenic vessels मौजूद हैं। The next is after road traffic accident, patient having talk and making no sense and unable to understand something, तो damage to which area, तो it is Wernicke's area, ठीक है। he cannot understand, ठीक है, he cannot understand and he talk nonsense, तो it is Wernicke's area. A young lady has aphasia due to lesion of the non-dominant Broca's area, तो नॉन डोमिनेंट तो हमारे पास क्या, एनोमिक एफेजिया हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास एफेजियाज हैं, इसकी लीजन्स, लोकेशन ऑफ लीजन्स का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोकास एफेजिया, फिर एक आता है वर्निकीज एफेजिया, ठीक है, एक आता है हमारे पास ग्लोबल एफेजिया, और अगला हमारे पास है एनोमिक एफेजिया। इज़ दैट क्लियर। अब सबसे पहला जो हमारे पास है ब्रोकास एफेजिया, इसमें देखिएगा, इसमें मोटर एफेजिया है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, नॉन फ्लूएंट है, ठीक है, और 44 to 45 जो हमारे पास एरिया है उसकी लीजन होती है, और ये किस एरिया में, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में लीजन होती है। इज़ दैट क्लियर। जबकि आप वर्निकीज एफेजिया में जब आते हो, तो वर्निकीज एफेजिया हमारे पास सेंसरी एफेजिया है, इसमें फ्लूएंट नॉन सेंस स्पीच है, क्लियर, और इसमें लीजन कहाँ पे होता है, एरिया 22 एंड सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। इन वर्निकीज एफेजिया पेशेंट इज डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंडिंग स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, पेशेंट जो है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। ही इज़ अनएबल टू रीड एलेक्सिया एंड ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो इट इज़ एग्राफिया। इज़ दैट क्लियर। The next is global aphasia, both Wernicke's and Broca's aphasia। ग्लोबल में both Wernicke's and Broca's aphasia, और ये कब होता है, जब आर्कुएट फेसिकुलस का लीजन होता है, क्लियर। अगला हमारे पास एनोमिक एफेजिया है, माइल्ड फ्लूएंट है, ठीक है, माइल्ड फ्लूएंट है, फेलियर ऑफ वर्ड्स रिट्राइवल है, और इट इज़ ड्यू टू डैमेज टू द एंगुलर गायरस। अब आप में से एक अच्छा बच्चा इन चारों टाइप्स के एफेजिया की असाइनमेंट भी लाजमी भेज दे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट MCQ इज़ चाइल्ड वाइल सुपाइन विथ पीनट एस्पिरेशन
अब जब भी सुपाइन लेट के सीधा लेट के एस्पायर होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, या सुपीरियर सेगमेंट, सुपाइन है ना तो सुपाइन से सुपीरियर या फिर हमारे पास क्या है एपिकल, तो उस सेगमेंट में चला जाएगा और वहाँ लॉज हो जाएगा। अगला कुछ और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस सुपाइन कंडीशन में एक तो हमने स्टडी करना है, दूसरा हमने सिटिंग या स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले अगर तो कोई फॉरेन बॉडी लॉज हो जाती है इन सुपाइन पोजीशन इनहेल करने की वजह से, तो वो कहाँ पे जाएगी, सुपाइन है तो सुपीरियर में या एपिकल में जाएगी, ठीक है। और राइट लोअर लोब तो कॉमन है। अब अगर कोई सिटिंग स्टैंडिंग अपराइट में है तो वो कहाँ पे जाएगी, पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट में जाएगी, और ये राइट लोअर लोब दोनों में कॉमन है, सेम है। क्लियर, दोनों जा तो राइट लोअर लोब में रहें, लेकिन सुपाइन लेटे हुए क्या होगा, सुपीरियर सेगमेंट या एपिकल सेगमेंट में चला जाएगा, जबकि सिटिंग स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में क्या होगा, ये पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट में चला जाएगा। क्लियर। द नेक्स्ट इज फॉरेन बॉडी इन द राइट लैटरल पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द, अब अगर कोई राइट लैटरल लेट के कोई चीज़ इनहेल कर ले, लॉज हो जाए, एस्पायर कर ले, और कोई लेफ़्ट लैटरल अगर एस्पायर कर ले तो वो कहाँ लॉज हो जाएंगी वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर कोई हमारे राइट लैटरल करता है फॉरेन बॉडी तो वो कहाँ पे लॉज हो जाएगी, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर। जबकि अगर लेफ़्ट लैटरल लेट के तो इन्फीरियर लिंग्यूलर राइट अपर लोब में जाके लॉज हो जाएगी। क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, यानी कि पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक इज़ फॉर्म बाय प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है। जो हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द नेक है उसका फ्लोर किस चीज़ से बना हुआ है, फ्लोर बना हुआ है प्री वर्टिब्रल फेशिया से। अगला है अ पेशेंट अंडर गोइंग थायरॉइडेक्टमी, नाउ ही डेवलप्स हॉर्सनेस ऑफ वॉइस विच नर्व इज़ इंजर्ड बेसिकली। तो हमारे पास हॉर्सनेस ऑफ वॉइस किस उस नर्व की लीजन की वजह से हुई है, तो इट इज़ ड्यू टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। अब नीचे देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने याद कर लेना है। सबसे पहले ये कि अपर लोब की सर्जरी होगी तो कौन सी नर्व मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है, इट इज़ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। लोअर लोब की सर्जरी में, ठीक है, अपर लोब की सर्जरी में एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, लोअर लोब तो वो हमारे पास क्या है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। आप इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ठीक है, जबकि इनफीरियर थायराइड आर्टरी इज़ रिलेटेड टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये भी दो चीज़ें हैं। द नेक्स्ट इज सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी इज़ रिलेटेड टू इंटरनल लेरिंजियल नर्व, most common nerve injured during thyroidectomy is external laryngeal nerve, most common nerve injured during tracheostomy is recurrent laryngeal nerve। तो ये कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ और याद हो ना हो, लेटेस्ट एसके और फिर एसके में जितनी भी एक्सप्लेनेशंस गिवन हैं वो याद होने लाजमी हैं। क्लियर है। Okay, moving on to the next MCQ.